Next chapter is non-conventional sources of energy. One of the major problems in technological upliftment of any country is the energy crisis. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि सबसे मेजर प्रॉब्लम, सबसे मुख्य समस्या जो है टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्ट मतलब ऊपर होने का, है ना। कंट्री में सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या क्या चीज़ की है? शॉर्टफॉल। एनर्जी क्राइसिस मतलब होती है शॉर्टफॉल। तो एनर्जी की शॉर्टफॉल है सबसे बड़ी मुख्य समस्या है कि टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्ट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एनर्जी क्राइसिस, है ना। शॉर्टफॉल होने के कारण कंट्री में जो टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट है वो नहीं हो पा रही है। ट्रेडिशनल सोर्सेस आर ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। ब्रिंक ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है? तो ब्रिंक ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है यहाँ पर? कि खराब होने की कगार पर। किस कारण है? ट्रेडिशनल यानी जो पुराने सोर्सेस जो हैं, पुराने स्रोत जो हैं, उसके कारण क्या है? ब्रिंक ऑफ और ट्रेडिशनल सोर्सेस आर ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, ब्रिंक यानी कगार मतलब थकने की कगार पे है जो हमारी ट्रेडिशनल सोर्सेस जो हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेस हैव टू बी लुक फॉर। हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेस देखने की ज़रूरत है। इसलिए क्या है? Therefore, alternative source have to be looked for, in particular the inexhaustible reservoir of energy। रिजर्वायर मतलब जहाँ पर हमें एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी का जहाँ पर रिजर्वायर मतलब भंडार मिल जाए। इनएग्जॉस्टिबल जो थके नहीं, पर्टिकुलर मतलब ऐसे एक जगह पर। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? क्या लिखा हुआ? Therefore, ऑल्टरनेटिव, उसका एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेस हम देख रहे हैं, हमको देखना पड़ेगा ऐसा जगह पे जहाँ पर एनर्जी की भंडार हो, दैट इज अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर है और हमको सोलर एनर्जी से जो मिलता है, सोलर मतलब सन से जो मिलता है, वो जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसके बारे में बहुत बोल रहा है। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ एनर्जी in adequate quantity is crucial to development, both for achieving higher productivity and improving the quality of life through mechanization। यहाँ लिखा है जो अवेलेबिलिटी है ना, ऑफ द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ एनर्जी इन एडिक्वेट क्वांटिटी इज क्रूशियल। मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ एनर्जी इन एडिक्वेट क्वांटिटी इज क्रूशियल टू द डेवलपमेंट बोथ फॉर अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मैकेनाइजेशन। मतलब पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त उत्पादकता के लिए उपयुक्त प्रकार की ऊर्जा की उपलब्धता, उच्च उत्पादकता के लिए विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज आप समझ में आया आप लोग को? द अवेलेबिलिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ एनर्जी इन एडिक्वेट क्वांटिटी इज क्रूशियल टू डेवलपमेंट बोथ फॉर अचीवर हायर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मैकेनाइजेशन। फिर से समझा रहा हूँ, इस पैरा का मतलब क्या है? पर्याप्त मात्रा में हमें जो उपयुक्त उत्पादकता के लिए उपयुक्त प्रकार की जो ऊर्जा की उपलब्धता है, उच्च उत्पादकता के लिए विकास और जीवन की, है ना, डेवलपमेंट और लाइफ के लिए, है ना, तो विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, है ना, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पैरा पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है? द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो which changed the complexion of Western countries was based on cheap fossil fuel supply. Developing countries like India with scarcity of fossil fuel have all the more reasons to seek for other energy sources with emphasis on renewable sources. All the different sources of energy can be divided into टू मेन कैटेगरीज। एक आपका दिया है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब उद्योग क्रांति जो आई है अभी, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो चेंज हुई है वो सबसे सस्ता फॉसिल फ्यूल सप्लाई होने के कारण हुई है। अब हमें जानना है कि फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है? जीवाश्म ईंधन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है।
तो किसमें जीवाश्म ईंधन कैसे कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है? जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, जो अभी विकासशील देश है हमारा, है ना, भारत, इसमें स्कैर्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जिसमें मोर रीजंस टू सीक अदर एनर्जी सोर्सेस, अदर जितने अलग ऊर्जा स्रोत हैं, है ना, एम्फेसिस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेस, जो मतलब इंपॉर्टेंस रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर आते हैं। जैसे ऑल डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जितने भी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एक तो है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दूसरा दिया है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? लेट अस सी द सोर्सेस ऑफ एनर्जी which are being replenished continuously in nature and are inexhaustible or called renewable sources of energy। ठीक है, ऐसा ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कंटिन्यूसली रिप्लेनिश, मतलब बार बार उसका क्या होते रहना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए इसको कि जो प्रकृति में लगातार बनती रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ, और जो कभी नहीं थकता और जो होते रहता है हमेशा, कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है और वो चीज़ें लगातार बनती रहती हैं, उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बिकॉज जैसे कि या क्योंकि अगर हम वुड को कट करते हैं, अगर हम लकड़ी की कटाई करते हैं फॉरेस्ट में फॉर किसी हीटिंग पर्पस, किस लिए करते हैं फिर लकड़ी की कटाई? वैसे नंबर ऑफ रीजंस हैं, लेकिन उनमें से मुख्य रीजन क्या है अपना कि जलाने, लकड़ी जलाने के लिए हम यूज करते हैं। तो जितना मोर वुड विल ग्रो इन द फॉरेस्ट, ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रो होगा फॉरेस्ट में, वो तो जितना कटेगा उतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है। सो द लॉस ऑफ वुड बाई कटिंग इज एडिक्वेटली कंपनसेटेड फॉर बाई द नेचर, मतलब जितना भी लॉस हो रहा है वुड का, प्रकृति अपने आप उसकी भरपाई कर देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मुख्य एग्जाम्पल क्या है, उसमें क्या हो गया? वुड हो गया, वाटरफॉल्स हो गए, हाइड्रो पावर वाटरफॉल्स, जिसमें से हाइड्रो पावर वाटर इलेक्ट्रिसिटी अपन जनरेट करते हैं, जियोथर्मल पावर हो गया। ठीक है, जियोथर्मल पावर क्या है उसको अपन देखते हैं, पहले इसको समझे फिर से एक बार और बता देता हूँ। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग रिप्लेनिश्ड, ऐसा स्रोत, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो नेचर में, है ना, जो प्रकृति में हमेशा उत्पन्न होते रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती, होने पर भी दोबारा आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि बिकॉज इफ वुड इज कट फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर हीटिंग पर्पस, मोर वुड विल ग्रो इन द फॉरेस्ट। जितना अगर फॉरेस्ट से वुड कट होता है किसी भी लकड़ी जलाने के लिए, तो उतना ही फॉरेस्ट में फिर से वो वुड वापस आ जाता है। उसकी लॉस की भरपाई कौन करता है? प्रकृति करती है। जितना जितना लॉस ऑफ वुड होता है कटने से, लॉस ऑफ वुड होता है कटने से, है ना, जितना भी लॉस होगा वो सारा कंपनसेट कौन करता है? प्रकृति उसको भरपाई कर देती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या हुआ इसमें फिर? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का वुड हो गया एंड वाटरफॉल्स बोल सकते हैं। ठीक है, वाटरफॉल्स वुड हो गया। ठीक है, वाटरफॉल्स हाइड्रो पावर, थर्मल पावर भी बोलते हैं वाटरफॉल्स में, जिसमें हाइड्रो पावर है, और जियोथर्मल पावर क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं जियोथर्मल पावर क्या है। जियोथर्मल पावर की एनर्जी होती है द पावर जनरेटेड बाय द हीट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के हीट से जनरेट होती है, जैसे कि सोलार एनर्जी से होती होगी, विंड एनर्जी से होती है, टाइडल एनर्जी से होती है, प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल रिफ्यूज एंड गोबर गैस होता है। द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड ए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ही बोला जाता है। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होता और हमेशा रिन्यू होता रहता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं क्या? एक ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया जियोथर्मल पावर एनर्जी। और इसका एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताया कि वुड है, दूसरे में बताया वाटरफॉल्स, जिसको हम हाइड्रो पावर भी बोलते हैं। जियोथर्मल पावर एक होता है पावर। जियोथर्मल पावर क्या बताया है इसमें कि द पावर जनरेटेड बाय, ऐसा पावर जो जनरेट होता है हीट ऑफ द अर्थ से। ठीक है, सोलार एनर्जी बोल सकते हैं, या विंड एनर्जी भी होती है। विंड एनर्जी में आपका टाइडल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, प्लांट्स में क्या आ जाएगा? वेजिटेबल हो जाएगा, जो रिफ्यूज होने के बाद होता है।
और गोबर गैस भी होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिन्यू हो जाती है। ये ऐसे सोर्सेस हैं जिनकी एनर्जी रिन्यू हो जाती है। तो इन सब एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। तो those sources of energy which have accumulated in nature over a very long span of time and cannot be quickly replenished are called non-renewable sources of energy। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो नेचर में एक्यूमुलेट हो चुके हैं, घुल चुके हैं बहुत लंबे समय से, और दोबारा वो वापस नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब जो कभी रिन्यू नहीं हो सकता, बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, ये किस में एक्यूमुलेट होता है, किस में घुल जाते हैं, किस में मिलते हैं आपको, इंटीरियर ऑफ द अर्थ मिलते हैं, जो बहुत लंबे समय से होने के बाद होता है ना। एंड इफ गेट्स एग्जॉस्टेड, और अगर वो खत्म हो गया तो इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड क्विकली इन नेचर, दोबारा से प्रकृति में जल्दी नहीं आती है। इंपॉर्टेंट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, जैसे कोल है, कोल एक बार खत्म हो गया, कोयले का खदान देखो आप, तो कोयले के खदान में क्या होता है, एक बार अगर कोयला का खदान खाली हुआ तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको फिर अपन बैरन छोड़ना पड़ता है। ठीक है, बैरन मतलब खाली छोड़ना पड़ता है। नेचुरल गैस है, जो गैस है वो खत्म हो गई तो क्या होगा, नहीं आ सकता। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल हो गया, यूरेनियम है, न्यूक्लियर एनर्जी है। द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो है उसको कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, जो कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। और जो नॉन कन्वेंशनल वो होगा, उसका क्या होगा, जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, पारंपरिक नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हो गया, मतलब कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल को क्या बोला जाता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल को सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बजाय क्वेश्चन में आपको दे देगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को डाल देते हैं, जो कि गलत है। बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। नाउ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन सी है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कुछ और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिसे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या क्या है वो, सोलार एनर्जी, सूर्य से जो मिलता है, बायोमास, बायोगैस, ठीक है, विंड एनर्जी जान रहे हैं, टाइडल एंड वेव एनर्जी, और जियोथर्मल एनर्जी। नाउ here we will discuss or we will study about the solar energy। solar energy यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। Although conventional sources of energy will soon exhaust, conventional sources जो होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे कि सन है। and inexhaustible sources of energy will last us till eternity। हमको ये नहीं पता कि ये कब तक रहेगा, लेकिन हम लोग जब तक रहेंगे तब तक तो ये रहेगा, ठीक है, till eternity है। It is burning up at the rate of 4 million ton per second। हर एक कब कितना कैसे चलता है, इसका रेट क्या है, रेट मतलब स्पीड क्या है जलने की, सूर्य की जो ऊर्जा की जो शक्ति है वो क्या है, 4 मिलियन टन एक सेकंड में जलता है, 4 मिलियन टन केवल एक सेकंड में। और pouring itself hot into the space in the form of lit। और ये जितने भी एनर्जी है ये सारे पोर हो रहे हैं। पोर होना है मतलब जितना भी किसको प्रदान कर रहा है, अपना हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमें ऊर्जा हमें फॉर्म ऑफ हीट में मिल रही है, हमें गर्म होने की गर्म जो चीज़ें मिलती हैं एनर्जी से, मतलब सॉरी सोलर से जो मिल रही है गर्म चीज़ें, वो सारी जो गर्म चीज़ें हैं 4 मिलियन टन पर सेकंड पूरे अर्थ को वो देता है। इन किस किस फॉर्म में दे रहा है, फॉर्म ऑफ हीट में दे रहा है, फॉर्म ऑफ लाइट में दे रहा है, एक्सरेज में दे रहा है, और एनर्जी के फॉर्म में भी दे रहा है। फ्यू मिनट्स, केवल थोड़े से मिनट में ही इट सेंड्स आउट अ मच एनर्जी एज वी रिक्वायर इन अ ईयर्स टाइम। जो हमें सालों में हमें जो चाहिए रहता है एनर्जी, वो केवल एक मिनट में या कुछ ही मिनटों में वो हमें दे देता है। इस एनर्जी को अपन यूज कर सकते हैं डायरेक्टली सेवरल एनर्जी डिवाइसेस में। कैसे कैसे, सोलर कैबिनेट ड्रायर, आप लोग देखे होंगे कैबिनेट ड्रायर सुखाने के लिए कैबिनेट बनाया जाता है।
सोलर वाटर हीटर आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य की शक्ति से ऊर्जा का उपयोग करके हम वाटर गर्म करने का भी देखते हैं। सोलर कुकर, जो सूर्य से कुकर बनाते हैं, सूर्य की एनर्जी से खाना बनाया जाता है। सोलर टाइमर भी है, वुड सीजनिंग किन्स हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन मेथड ऑफ सोलर एनर्जी इंक्लूड हाइड्रो, विंड, बायोमास, टाइडल वेव एटसेट्रा। इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन है सोलर एनर्जी के मेथड में, इसमें इंक्लूड होता है हाइड्रो, विंड, बायोमास, टाइडल वेव एटसेट्रा। तो स्टोरेज ऑफ सोलर एनर्जी क्या है और इसकी यूटिलाइजेशन क्या है? रिक्वायर लार्ज एरिया। सोलर एनर्जी का जो एनर्जी को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए और उसके यूटिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? हमको बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस चाहिए, खास करके थर्मल सिस्टम्स के लिए। थर्मल मतलब होता है हीट सिस्टम्स के लिए। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो शोध और विकास से संबंधित इसमें है, एफर्ट इज इन परसूट ऑफ एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कलेक्शन। इनएक्सपेंसिव, ये इस खोज पे है कि ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव मेथड कलेक्शन का ना करना पड़े और इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए। यह है सोलर एनर्जी के बारे में। फिर है बायोमास। बायोमास क्या है? मैन सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से क्या है? एज रिलाइड ऑन बायोमास। जो बायोमास मतलब, बायो मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, उसमें हो गए प्लांट्स मटेरियल फॉर वेजिटेशन, especially as a source of fuel energy which is necessary for cooking and heating। मानव क्या है? शुरू से लेकर अभी तक हर चीज पे बायोमास पे टिका हुआ है, जैसे कि प्लांट मटेरियल या वेजिटेशन बोला जाता है। बायोमास में प्लांट मटेरियल या वेजिटेशन आ गया आपका। तो स्पेशली एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, और आप यू कैन से प्लांट मटेरियल और वेजिटेशन स्पेशली एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल और एनर्जी विच इज नेसेसरी, जो कि खाने बनाने और हीटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करने वाले कहाँ की होती है? गांव के लोग, रूरल पुअर इन डेवलपिंग कंट्रीज कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर फार फ्रॉम एडिक्वेट टू मीट देयर डिमांड। कभी कभी फॉरेस्ट का रिसोर्सेज जो रहता है वो काफ़ी दूर होता है उनके डिमांड के अनुसार में। It is imperative to enhance production of biomass, but because of inadequate availability of land, the use of wastelands as well as aquatic sources or biomass has become necessary। ये imperative होगा कहना कि प्रोडक्शन को एनहेंस करना, मतलब यूज करने के लिए बायोमास का, है ना। क्यों कहना होगा इम्पेरेटिव? इसलिए कहना होगा क्योंकि क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड नहीं है, हमारे पास वेस्ट लैंड नहीं है एक्वेटिक सोर्सेस और बायोमास को रखने के लिए। तो ये जो जो जरूरी चीज़ें हैं, है ना। जैसे एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब पानी को स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं होगा मतलब लैंड नहीं है। तो लैंड नहीं रहेगा तो आप एक्वेटिक सोर्सेस को आप कैसे रोक के रखोगे? तो यही बता रहा है कि इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड मतलब पर्याप्त मात्रा में लैंड का ना होना, और वेस्ट लैंड्स का एक्वेटिक सोर्सेस बायोमास के लिए यूज ना हो पाना, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए दिस ब्रिंग्स टू इनटू फोकस द नीड फॉर अ वैरायटी ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज। ये जो चीज़ें हैं हमको ये फोकस कराती हैं, ये वैरायटी ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज हमको लगाने होंगे, ऐसे वैरायटी के ट्रीज जो जल्दी ग्रो होते हैं, ऐसे प्लांट्स लगाने होंगे, बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, जो टेरेस्ट्रियल पे भी और एक्वेटिक में भी, पानी में भी। There is also possibility of utilization underexploited plants and tapping the growth potential of wood। एक और भी पॉसिबिलिटी है, किस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है? यूटिलाइजिंग ऑफ अंडर एक्सप्लॉइटेड प्लांट, ठीक है। अंडर एक्सप्लॉइटेड प्लांट का मतलब है इसमें ये बता रहा है कि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजिंग अंडर एक्सप्लॉइटेड प्लांट। अंडर एक्सप्लॉइटेड प्लांट का मतलब होता है जिसका जुताई नहीं हुआ रहता, ठीक है, जिस अधूरा पौधा बोलते हैं उसको। अपन क्या कर सकते हैं? टैपिंग करके उसको अपन पोटेंशियल ऑफ वुड के रूप में भी उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताया है। फिर इसके बाद है अपना बायोगैस। बायोगैस हो सकता है बहुत लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने गांव में सबसे ज़्यादा बायोगैस होता है, प्लांट कई लोग बनाते हैं बायोगैस की। इन द बायोगैस फ्लोटिंग डोम
फ्लोटिंग डोम, डोम मतलब इस शेप का होता है, इस तरीके का डोम होगा, है ना। apparatus और चार्ज ऑफ ह्यूमन एंड कैटल वेस्ट इज फेड, वहां पर ह्यूमन का और कैटल वेस्ट जो रहता है वो सब एक जगह जा करके एकत्र होता है, इज फेड बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और उनके केमिकल रिएक्शन के कारण क्या शुरू होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, क्या चीज का मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या शुरू होना चालू होता है, absence of oxygen के में a mixture of methane and carbon dioxide is released. This mixture of gases is called biogas. ठीक है, जब बायोगैस फ्लोट होती है डोम एपरेटस में, अ चार्ज ऑफ ह्यूमन एंड कैटल वेस्ट, जब ह्यूमन का और कैटल का वेस्ट जो रहता है जब वो उसमें जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन शुरू होती है, कब के रिएक्शन शुरू होगी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में शुरू होगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में शुरू होगा तो क्या चीज मिक्सचर्स होंगी, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के मिक्सचर से बनता है बायोगैस। ठीक है, जिसको हम कुकिंग के लिए और लाइटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इस तकनीक बायोगैस के तकनीक का जनरलाइजेशन जो है एबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली जनरेटिंग फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, जिसका हम साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ फ्यूल का भी यूज हो सकता है, फर्टिलाइजर भी, इनके जो वेस्ट होते हैं आप उसको अगर खेत में डाला दें तो फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। तो रिफ्यूज ऑफ द बायोगैस डोम इज कॉल्ड स्लज, जो बायोगैस डोम में रिफ्यूज हो जाता है, जो खराब चीजें और अलग से निकल जाती हैं, उसको हम बोलते हैं स्लज, जो कि फर्टिलाइजिंग के लिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड कैटल वेस्ट इन दिस मैनर कीप्स द विलेज एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन। ये जो यूटिलाइजेशन है ह्यूमन का और कैटल वेस्ट का, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्राम को, अपने गांव को, है ना, स्वच्छ रख सकते हैं और साफ रख सकते हैं। ठीक है, फिर इंडिया हैज डन पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोगैस, बहुत अच्छा काम किया हुआ है ना। जनरेशन बाय डेवलपिंग एंड प्रोपोगेटिंग द फ्लोटिंग डॉम शेप मॉडल मेंशन्ड अबव, इट इज ऑप्टेड बाय खड़ी, है ना, एक खड़ी करके एक जगह है, एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, ये इसके द्वारा अडॉप्ट की गई है। खड़ी जो है गुजरात में आपको मिलेगा। ठीक है, विंड एनर्जी सिस्टम्स क्या है, India has a very high potential of wind energy utilization. Several high and density areas have been identified. जितने भी several high मतलब जितने भी high wind density एरिया हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चलने वाली एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है ना। और very high potential of wind energy utilization हो रही है। Considerable amount of work is tapping this source is in progress, और काफी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क इसमें हो चुका है। सेवरल मॉडल्स ऑफ विंड पंप्स हैव बीन डेवलप, बहुत सारे विंड पंप्स के मॉडल्स जो है वो डेवलप किए गए हैं और इंस्टॉल भी किया गया है पूरे अपने देश में कई जगह पे। रीजनल विंड एनर्जी, जो क्षेत्रीय विंड एनर्जी है, टेस्ट स्टेशन फॉर टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन, performance evaluation, testing and training have been set up by the Department of Non-Conventional Energy Sources Department, Government of India, with a view to encouraging the development and adaptation of wind pumps and small battery chargers. बहुत सारे विंड पंप जो हैं डेवलप किए गए हैं और कंट्री में, थ्रू आउट कंट्री में इसको इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय विंड एनर्जी जो है वहाँ पर टेस्ट स्टेशंस रखे गए हैं टेक्नोलॉजिकल के एडेप्टेशन के लिए, ताकि उसको वहाँ पर स्थापित किया जा सके। तो वहाँ क्या देखेंगे उन लोग, परफॉर्मेंस देखेंगे, उसकी इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होगी, उसकी टेस्टिंग होगी और ट्रेनिंग होगी। एंड हैव बीन सेटअप है, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज गवर्नमेंट इंडिया, है ना, भारत सरकार के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी की जो विभाग है उन्होंने की है। इस व्यू के चलते, इस विचार के चलते, टू encouraging development and adaptation of wind pump and small battery charger, इस उद्देश्य से, इस विचार से encourage किया गया है कि ताकि हम विंड पंप्स को अडॉप्ट करें और स्मॉल बैटरी चार्जर्स के लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। अ गुड डील
of work to convert the wind energy into power has been done, and a number of systems has been set up at Puri, Odisha, Okha at Gujarat, Tuticorin at Tamil Nadu. ये जो जगह बताई गई है, पुरी, ओखा, तूतीकोरिन है ना, उड़ीसा, गुजरात एंड तमिलनाडु, ये सब जगह में काफ़ी अच्छा काम विंड एनर्जी के स्रोत को पावर सिस्टम में चेंज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है। टाइडल एंड वेव एनर्जी। अब टाइड्स आर जनरेटेड ट्वाइस अ डे बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। गुरुत्वाकर्षण के जरिए जो होता है, टाइड जो जनरेट होते हैं वो 2 बार जनरेट होते हैं अर्थ और मून के कारण, बिटवीन द अर्थ एंड मून, एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होती है अर्थ एंड मून के कारण जो होती है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण जो टाइड्स जनरेट होते हैं वो 2 बार होते हैं। वाटर एट हाई टाइड्स इज कलेक्टेड इन आर्टिफिशियल पेटी। एक आर्टिफिशियल बेसिन बना करके वाटर के टाइड्स को कलेक्ट किया जाता है, एंड इज अलाउड टू स्केप एट लो टाइड्स, और उसको बहुत लो टाइड्स में निकाला जाता है। एस्केपिंग वाटर इज यूज टू ड्राइव रिवर्सिबल वाटर टर्बाइन, फिर उसको वाटर टर्बाइन में भेजा जाता है, रिवर्सिबल रहता है वो, एंड इन टर्न इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर्स कैन बी रन ड्यूरिंग हाई टाइड एंड लो टाइड, ताकि वो हाई टाइड और लो टाइड दोनों में काम कर सकता है। अब वेव क्या है? वेव एनर्जी इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट। जो वेव्स हैं उसको डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहेगा, कभी कम रहेगा, तो उसका एम्पलीट्यूड आता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, एंड एज अ सच एट प्रेजेंट इट इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, और ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है ना, कि कहाँ पर उसकी अपन ऊर्जा को अपन अच्छे से कलेक्ट कर सकें, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत हैं फ्रीक्वेंसी और उसकी एम्पलीट्यूड्स पे, है ना, तो अभी एट प्रेजेंट में वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। Now, coming to the geothermal energy, this energy comes out for the molten interiors of the earth, जो अर्थ के बहुत इंटीरियर सरफेस से ये चीज़ें बाहर आती हैं। Since the different layers of the earth, क्योंकि अर्थ के में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जो कि यूनिफॉर्म नहीं होता। कैसे यूनिफॉर्म नहीं होता? आप लोग कई जगह देखोगे, जब बोर होता है, बोर होने की खुदाई होती है पानी के लिए, तो आपको कई जगह मिट्टी मिलेगा, कई जगह रेती मिलेगा, कहीं गिट्टी मिलेंगे, कहीं बोल्डर मिलेंगे, फिर पानी मिलता है, फिर रेती मिलता है, फिर दलदल आता है। तो जैसे जैसे वो अंदर डिग करते जाता है, जैसे जैसे अंदर में होल होकर के अंदर जाता जाता है, वैसे वैसे उसका अलग अलग प्रकार के लेयर्स मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म कभी नहीं होता, कभी भी एक जैसा नहीं होता। ठीक है। देयर आर न्यूमरस हॉटस्पॉट्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हॉटस्पॉट्स होते हैं जस्ट बिलो द सरफेस। सरफेस मतलब आपने जो अर्थ का सरफेस है, जो सतह है, उसके नीचे जब ग्राउंड वाटर उसके कांटेक्ट में आता है ना, उस हॉट रॉक के कारण, तो उसमें से जो अपना एनर्जी जो रहता है, जो वाटर जो रहता है, वो क्या होता है, स्टीम में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें, जैसे आप गर्म तवे में आप अगर पानी डालेंगे तो पानी तुरंत स्टीम में चेंज हो जाता है, आप इसको ध्यान देंगे। तो अर्थ जो जहाँ पर है, अभी इसमें वैसे भी पता है कि जो थर्मल का जो एनर्जी है वो वैसे जगह मिलेगा जहाँ बहुत इंटीरियर सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। तो बहुत इंटीरियर सरफेस ऑफ अर्थ में क्या होगा, स्टीम, जहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म होगी, वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म होकर के स्टीम बन जाएगा। ठीक है। अ वेल ड्रिल्ड थ्रू दीज लोकेशंस, अगर प्रॉपर तरीके से उस लोकेशंस पर अगर ड्रिल किया जाए तो steam to escape to the surface where the heat energy can be utilized for power generation, जहाँ पर हीट एनर्जी को भी पावर जनरेशन में यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है। इंडिया में जियोथर्मल रिसोर्सेस आर नोन टू एग्जिस्ट अलोंग विथ वेस्ट कोस्ट इन लद्दाख, एक लद्दाख में मिला है और कुछ हिमाचल प्रदेश के पार्ट्स में भी मिला है। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी कंजम्पशन थ्रेटन्स टू आउट द स्पेस द अवेलेबल प्रोडक्शन, आज के डेट में अवेलेबल प्रोडक्शन को बहुत थ्रेट कर रहा है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैनकाइंड को एक नए टेक्नोलॉजी को शो डायमेट हार्नेसिंग एनर्जी सोर्सेस ऑफ ग्रेट पोटेंशियलिटीज, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेस को पोटेंशियल्स के तौर पे देखें। ठीक है। द सन, विंड एंड ओशन आर द ग्रेटर रिपोजिटरी ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी द वॉर्म ऑफ द मदर अर्थ, वॉर्म ऑफ मदर अर्थ का मतलब वॉर्म ऑफ मदर अर्थ मतलब हमारे जो पृथ्वी माँ के गर्भ में
कौन सी एनर्जी है? ग्रेट रिपोजिटरी है, बहुत बहुत बड़ा भंडार है। किस चीज़ का है? एक तो विंड एनर्जी की है, दूसरा सन का है, ठीक है, विंड, सन एंड ओशन, ये बहुत बड़ा रिपोजिटरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपको क्या क्या बताने की कोशिश की गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं आप, ठीक है। So students, based on comprehension, based on the story, the comprehension has been made after the chapters, end of the chapter. First, a question is find words in the passage meaning. A place where things are of may are or may be stored. Place where the things are, ऐसा जगह जहाँ पर चीज़ों को या ऐसा कि उनको स्टोर किया जा सके, उसको आप बोलते हैं रिपोजिटरी, ठीक है। फिलिंग अप समथिंग अगेन, मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा फिलअप करना, है ना। टू गेट अ न्यू सप्लाई, है ना, या फिर कुछ नया सप्लाई होना, या फिर और या किसी चीज़ के लिए तो हम उसको बोलते हैं रिप्लेनिश होना। अ प्लेस डैश ऑफन एंड an artificial lake where water is stored. Place रिजर्वायर, ऑफन रिजर्वायर है जहाँ पर आर्टिफिशियल लेक को हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वाटर स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्वायर। स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू पनिश समवन और हर्ट इफ ही डज नॉट डू एज वन विशेस, उसको अपन बोलते हैं थ्रेट, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा इंटेंशन, इंटेंशन मतलब क्या होता है? हमारा इंटेंशन नहीं था, मतलब हमारा सोच नहीं था, ठीक है। टू पनिश समवन, किसी को पनिश करने का या हर्ट करने का, अगर वह ऐसा करता है तो उस विशेष को क्या बोलते हैं? थ्रेट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा दिया सब्सटेंस दैट हेल्प्स क्रॉप्स प्लांट टू ग्रो मोर सक्सेसफुल, है ऐसा सब्सटेंस जो क्रॉप्स को हेल्प करता है या प्लांट को कि वो ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुली ग्रो हो, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन है आप लोगों का। कॉम्प्रिहेंशन में आपका दिया है नेक्स्ट आपका बी, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस अप्लाई एक्सप्रेशंस इन लिस्ट विद एप्रोप्रिएट वर्ड इन लिस्ट। सिचुएशन और टाइम दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ऐसा परिस्थिति या समय जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रिटिकल, ठीक है। एक्ट ऑफ बर्निंग, किसी भी चीज़ का जलना, उसको क्या बोलते हैं? कंबस्शन। टू मेक और बिकम ग्रेटर इन नंबर क्वालिटी, उसको क्या बोलेंगे अपन? टू एक्ट टू मेक टू मेक और बिकम ग्रेटर इन नंबर ऑफ इक्वालिटी, उसको बोलते हैं एक्युमुलेट होना, ठीक है। फोर्थ दिया है टू इम्प्रोवाइज टू इम्प्रूव द वैल्यू, अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करना, क्वांटिटी या अट्रैक्टिवनेस को, उसको बोलते हैं एनहेंस करना, ठीक है। और समथिंग इनसफिशिएंट मतलब इनएडिक्वेट, जो पर्याप्त नहीं है तो अब क्या हो जाएगा? अपर्याप्त, तो उसको क्या बोलते हैं? इनएडिक्वेट, ठीक है। तो ये आपको कुल मिला के एक मीनिंग है, उस मीनिंग का सेंटेंस दिया, आप इसको वन वर्ड में भी ले सकते हैं, क्वेश्चन कम्स अंडर द वन वर्ड और इवन कम्स अंडर द मैच द फॉलोइंग, दोनों चीजों में आपको ये आ सकता है। फिर है उसके बाद यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कुछ एक वर्ड दिया होगा या फ्रेज दिया होगा, उसको आपको अपने सेंटेंसेस में उसको अपने मीनिंग के अनुसार उसको बाहर लाना है, ठीक है। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक का मतलब क्या होता है? कगार, किस कगार पे है? तो ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब मैनी सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। दूसरा दिया है क्रूशियल, तो विटामिन आर, ठीक है, क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, विटामिन का है क्रूशियल है, मतलब टाइम उसका भी क्रूशियल है, किसी भी खाने को हेल्थ के रिलेटेड में मेंटेन करना। टू बर्न अप मतलब जलाना, आई एम गोइंग टू बर्न अप ऑल द रबिश, जितनी फालतू चीजें हैं उसको मैं बर्न करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका टू सेंड आउट, टू सेंड आउट है, टू सेंड आउट का क्या होता है? टू सेंड आउट को अपन लिख सकते हैं वी माइट बी एबल टू सेंड आउट सम हेल्प टू देम, ठीक है। इन परसूट ऑफ, इन परसूट ऑफ का मतलब ही इज इन परसूट ऑफ मैनेजमेंट करियर, परसूट मतलब आगे की ओर, मैनेजमेंट करियर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ही इज इन परसूट ऑफ मतलब आगे बढ़ गया है। तो टू हैव अ पोटेंशियल फॉर मतलब
he has a potential for going ahead in the science field। ठीक है, तो ही एज ए पोटेंशियल मतलब उसके अंदर में वो चीजें हैं कि वो अपने साइंस फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। अब ये क्या है, ऑल्टरनेटिव दिया हुआ, ऑल्टरनेटिव मतलब एक के बाद, रिजर्वायर, प्रोडक्टिविटी, मैकेनाइजेशन, यूटिलाइजेशन, सीजनिंग, अवेलेबिलिटी, ये सब अभी आपने पढ़ा है। तो टिम्बर कैन बी प्रॉपरली डैश इन सोलर किन्स ओनली, तो टिम्बर कैन बी प्रॉपरली में क्या आ जाएगा बताइए। पहले में आपका आएगा सीजनड। टिम्बर मतलब क्या हो गया, लकड़ी। लकड़ी क्या क्या हो सकता है, प्रॉपरली हो सकता है सोलर किन्स ओनली। मैनेजमेंट इज गोइंग टू अनाउंस अ डैश बोनस फॉर वर्कर्स, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बोनस, है ना, उत्पादन के कारण ही बोनस मिलता है वर्कर को। ठीक है, तो ये हैव द लॉ डैश ऑफ वर्किंग हार्ड एंड बीइंग सक्सेसफुल और ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड एंड बीइंग सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। तो पहला क्या दिया है आपका, थर्ड में पहला ऑल्टरनेटिव, यू हैव द ऑल्टरनेटिव of working hard and being successful or of not working hard and being unsuccessful। का मेहनत करके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो और नई मेहनत करके भी अनसक्सेसफुल हो सकते हो। तो आपके पास क्या है, दोनों अल्टरनेटिव है कि क्या करना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, डैश मेक्स लाइफ लैक लस्टर एंड स्टीरियोटाइप, क्या बनाता है, मैकेनाइजेशन। ठीक है, फिर आपका है वी मस्ट यूटिलाइज अवर नेचुरल रिसोर्सेस एडिक्वेटली, हमें अपना नेचुरल रिसोर्सेस को पर्याप्त तरीके से यूज करना चाहिए। वी मस्ट हैव टू यूटिलाइज our natural resources adequately। A new industry can be set up only at a place where raw material is easily available, जहाँ पर available easily हो जाए। The service has, क्या हो जाएगा, the service reservoir has developed leaks, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, आपको आप लोग इसको पूरे आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। अगर मैंने आपको जो आपको रिलेशनशिप में बाइलिंगुअल मतलब दोनों इंग्लिश हिंदी में बताया है, उसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज जो अभी हमने पैसेज पढ़े हैं उनमें से कुछ 1 और 2 सेंटेंसेस के क्वेश्चंस हैं। वाई शुड वी लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज, हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए हम क्यों, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैज चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, कॉम्प्लेक्शन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज को क्या चेंज कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हाट आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन मेथड क्या है सोलर एनर्जी का, क्या स्टेप हम ले सकते हैं कि विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में चेंज कर सकें, और स्केपिंग वाटर यूज टू बी ड्राइव रिवर्सिबल टर्बाइन, कैसे क्यों हम एस्केपिंग वाटर मतलब जो वाटर बाहर जाते रहते हैं उसको हम रिवर्सिबल टर्बाइन में डालते हैं जिसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। 3 व्हाट एरिया हैज इंडिया डन प्लानिंग वर्क, बहुत अच्छा वर्क कहाँ पर हुआ है इंडिया में, उस एरिया के बारे में आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्यों देखते हैं। तो प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर द ब्रिंक ऑफ, जो प्रेजेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो क्या है, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को देख रहे हैं। सिंपल है, 3 लाइन का भी नहीं है, आप अपने कॉपी में देखो 2 लाइन में आंसर आएगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्शन ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्री, वेस्टर्न कंट्रीज को क्या कॉम्प्लेक्शन किस कॉम्प्लेक्शन को सॉरी वेस्टर्न कंट्रीज का कौन सा कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया, किसने चेंज किया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने क्या किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब उद्योग क्रांति है, कॉम्प्लेक्शन किसका चेंज कर दिया, वेस्टर्न कंट्रीज की कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन था व्हाट आर द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा है ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग रिप्लेनिश्ड कंटिन्यू, जो कंटिन्यूसली नेचर में रिप्लेनिश मतलब जनित होते रहते हैं और कभी एग्जॉस्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे कि वुड हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गए, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब आपके कौन से हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो उसी प्रकार से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, या लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं या स्पैन ऑफ टाइम बोल सकते हो, बहुत लंबे समय से जो नेचर में घुल चुका है और दोबारा क्विकली रिप्लेनिश नहीं हो सकता, दोबारा उसका जनित जल्दी नहीं हो सकता, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
जैसा कि क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी क्या है, आपका हाइड्रो इंक्लूड होता है, वाटर हो गया, हाइड्रोन्स वाटर हो गया, आपका विंड हो गया, ठीक है, पानी, हवा, पेड़ पौधे, बायोमास हो गए, टाइडल वेव्स हो गए, जो समुद्र में आपके टाइडल वेव्स आपके जनरेट होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन है सोलर एनर्जी के। फिफ्थ आपका सॉरी हाँ सिक्स्थ आपका क्वेश्चन क्या था, सिक्स्थ क्वेश्चन था आपका what steps आर बीइंग टेकन टू कन्वर्ट विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम क्या ऐसा स्टेप लें कि विंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इंडिया हैज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी। इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई विंड एनर्जी होती है, पोटेंशियल है उसकी है। तो अ गुड डील ऑफ वर्क टू कन्वर्ट विंड एनर्जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस पर, विंड एनर्जी को पावर में करने का हैज़ बीन डन, किया गया है बाय डेवलपिंग विंड पंप्स। क्या करके किया गया है, विंड पंप्स डेवलप करके किया है, और इंस्टॉलिंग देम थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट जी है वाटर एट हाई टाइड्स इज कलेक्टेड। हाई टाइड्स में वाटर का जो है एक आर्टिफिशियल के बेसिन बना करके उसमें कलेक्ट किया जाता है और उसको एक लो टाइड पे निकाला जाता है। जो ये वाटर एस्केप होती है उसको ड्राइव टर्बाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो ये एस्केपिंग वाटर होती है, जो वाटर भाग रही होती है, जो निकलती रहती है ना, ये क्या हेल्प करती है, टर्बाइंस को ड्राइव करने में हेल्प करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अपन टाइडल या वेव एनर्जी भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज डन, कहाँ पर पायनियरिंग वर्क हुआ है, तो इंडिया हैज डन पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोगैस जनरेशन। सबसे ज़्यादा बायोगैस जनरेशन पे काम हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ गैस इज यूज्ड इन कुकिंग एंड लाइटिंग पर्पसेस। किस चीज़ पे यूज होता है, कुकिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए, खाना बनाने के लिए और लाइटिंग के पर्पस के लिए यूज होता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, राइट शॉर्ट नोट्स भी है। ठीक है। टॉपिक्स में आपको मिलेगा बायोगैस, सोलर एनर्जी स्टोरेज, है ना, बायोमास, टाइडल एंड वेव एनर्जी। तो इसमें आपको दो प्रकार के आपको हो सकते हैं आंसर मिलेंगे। पहला देखते हैं, बायोगैस किससे बनता है, बायो मिक्सचर ऑफ किसका, गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल सच एज एग्रीकल्चर। कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, रॉ मटेरियल आपके पास जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, मैन्योर हो गया, खाद हो गया, है ना, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गए, प्लांट मटेरियल हो गए, सीवेज हो गया, ग्रीन वेस्ट हो गया या फूड वेस्ट हो गया, इनसे हम बायोगैस का उत्सर्जन कर सकते हैं। बायोगैस क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये किस काम पे आता है, कुकिंग और लाइटिंग के काम आता है। ये क्या टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस जनरेट कर सकते हैं और फ्यूल और फर्टिलाइजर भी अपन बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। रेफ्यूज जो होता है बायोगैस डोम से जो खराब चीजें बच जाती है उसको हम बोलते हैं स्लज। ये एक तरीके का बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड कैटल वेस्ट यूज्ड एज बायोगैस कीप्स द विलेज एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। ह्यूमन यूटिलाइजेशन जो है, अपन ह्यूमन का जो कैटल का वेस्ट करके जो अपन बायोगैस में यूज करते हैं, इसके यूटिलाइजेशन से हम अपने ग्राम और अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका बायो। सेकेंड नंबर है आपका सोलार एनर्जी स्टोरेज। सोलार एनर्जी स्टोरेज में आपको क्या बताया गया है, देखते हैं। ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, विल सून एग्जॉस्ट, जो कि बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। सन जो है, और एक इनएग्जिस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है जो हमेशा की विल लास्ट लॉन्ग, जो हमेशा लंबे समय के लिए रहेगा। सन कब से बर्न होता है, बर्न एट द रेट ऑफ 4 मिलियन टन पर सेकेंड, जो 4 मिलियन टन पर सेकेंड, एंड पोरिंग इट सेल्फ इनटू द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। और पूरा एनर्जी कहाँ पर ला रहा है, अपने पूरे अर्थ पे दे रहा है। कौन कौन से फॉर्म में दे रहा है, एक हीट फॉर्म पे दे रहा है, एक लाइट फॉर्म पे दे रहा है, एक एक्सरेज के फॉर्म में, और भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जिसके जरिए हमारे पृथ्वी को हमको एनर्जी के रूप में मिलता है। एक मिनट में इतने एनर्जी वो रिक्वायर कर देता है जितना हमें सालों के समय में चाहिए होता है। उतना एनर्जी केवल एक मिनट में, इन अ फ्यू मिनट बोल सकते हैं, या कुछ ही मिनटों में हमें दे देता है।
दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड यूजिंग सेवरल एनर्जी डिवाइसेस। हम इस एनर्जी का बहुत सारे डिवाइसेस बना करके यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, सोलर टाइमर है और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्सेट्रा। द इनडायरेक्ट यूज ऑफ दिस इंक्लूड्स, जो इनडायरेक्ट यूज है वो है हाइड्रो है। हाइड्रो मीन्स वाटर, विंड, बायोमास, टाइडल वेव्स एक्सेट्रा। ठीक है। लास्ट है द स्टोरेज ऑफ सोलर एनर्जी एंड इट्स यूटिलाइजेशन रिक्वायर लार्ज एरिया। जो स्टोरेज है सोलर एनर्जी का, जो स्टोरेज होता है और उसका जो यूटिलाइजेशन होता है, उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। ठीक है। लास्ट है रिसर्चर्स आर ट्राइंग, जो शोध करता है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीपेस्ट मतलब सस्ता मेथड ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए शोधकर्ता जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक सस्ता या मतलब कुछ अच्छा और सस्ता मेथड, कोई आसान सा मेथड मिल जाए ताकि हम इन एनर्जी को कलेक्शन में कर सकें, अच्छे से कलेक्शन कर सकें। फिर है लास्ट बायोमास। ह्यूमन बीइंग हैव रिलाइड ऑन बायोमास सिंस एशियंट टाइम्स। ठीक है। मतलब बहुत पुराने समय से क्या है, मानव इन बायोमास के ऊपर निर्भर है। बायोमास इंक्लूड्स प्लांट मटेरियल और वेजिटेशन। ठीक है। बायोमास में क्या क्या इंक्लूड होती है, प्लांट होती है और वेजिटेशन होती है। बायोमास क्या होता है, इज अ प्लांट और एनिमल मटेरियल यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज रॉ मटेरियल फॉर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट। दे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, एक तरीके से फ्यूल का स्रोत बनता है कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए भी, है ना। स्रोत किस चीज के लिए, उससे क्या बन सकता है, कुक कर सकते हैं और हीट कर सकते हैं। ठीक है। लकड़ी हो गया मान के चलिए। रूरल पुअर, जो ग्रामीण के हैं और जो बहुत गरीब हैं, उन लोग क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में जो है, और डेवलपिंग कंट्री जो है वो कंटिन्यू डिपेंड रहती है किसके ऊपर, बायोमास के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है। लास्ट है, इट इज इम्पेरेटिव टू एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है ना, और वेस्टलैंड्स एज वेल एज एक्वेटिक सोर्सेज फॉर बायोमास हैज बिकम नेसेसरी। तो वेस्टलैंड का जो है उसमें हमको क्या एक्वेटिक सोर्सेज का करना बहुत जरूरी हो गया। तो सिंस ऑल, इसके बावजूद क्योंकि अभी तक क्या है, लिमिटेड चीज़ें रही हैं, तो हमें अभी फोकस क्या करना है, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज पे, ऐसे ऐसे ट्रीज, ऐसे पेड़ के बारे में देखना होगा हमें जो जल्दी से जल्दी उगते हों, और प्लांट्स को भी देखना है। वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों चीज़ों में अपने को देखना है, टेरेस्ट्रियल में भी और एक्वेटिक में भी। फोर्थ है आपका टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइड्स क्या होता है, जनरेटेड ट्वाइस अ डे, है ना। जनरेट का कितने बार होते हैं, दिन में 2 बार होते हैं। किसके कारण होते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के, किसके बीच, अर्थ और मून के बीच। ठीक है। तो वाटर एट हाई टाइड्स, जो वाटर जो रहते हैं उसके जो हाई टाइड्स होते हैं उसको एक आर्टिफिशियल बेसिन बना करके कलेक्ट किया जाता है, और उसको एक एस्केप किया जाता है लो टाइड में। तो एस्केपिंग वाटर जो रहता है, जो बाहर निकलते रहती है वाटर, उसको फिर से वाटर के टरबाइन में डाल देते हैं, in turn to the drive reversible water turbines, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स जनरेट हो जाते हैं। तो जनरेटर्स कैन बी रन ड्यूरिंग ए हाई टाइड एंड लो टाइड। उसमें क्या होता है, उसको लो टाइड में भी और हाई टाइड में भी यूज किया जा सकता है। तो वेव एनर्जी क्या है, इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट। वेव को क्या है, कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। किसमें होते हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में। उसके जो कभी वेव्स देखना, कभी बहुत ऊपर जाएगा, कभी बहुत नीचे जाएगा, तो उस कारण हम उस वेव के जो एनर्जी है उसको अपन कलेक्ट नहीं कर सकते। वो अभी भी शोध पर है, अभी भी इसमें रिसर्च चल रहा है। फिर नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऐसे ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, 15 to 20 लाइन्स। ये क्वेश्चंस जो है मे बी इट कम्स टू यू अंडर 5 मार्क्स। ठीक है। और इसके पहले जितने आप देख रहे हैं वो आपके कम मार्क्स वाले हैं। सोलर एनर्जी इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट ब्रीफली डिस्क्राइबिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोलर। जितने भी सोलर एनर्जी के एस्पेक्ट्स उसके बारे में आपको बताना होगा, या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी 15 to 20 लाइन आपको लिखने हैं। तो ये वही सारी चीजें दोबारा फिर से लिखे हुए हैं। द सोर्सेज विच आर इनएग्जॉस्टिबल, जो एग्जॉस्ट नहीं होता और सस्टेन करता है, उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं।
प्रकृति ने हमें रिन्यूएबल सोर्सेस दिया है, जैसे कि एक वुड है, लकड़ी है, जिसको हम फ्यूल के तौर पे या एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं। इन फॉरेस्ट बीइंग कट डाउन बट दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय प्लांटिंग एंड ग्रोइंग मोर प्लांट्स। ठीक है, फॉरेस्ट कट डाउन हो सकता है, लेकिन वह दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकता है प्लांटिंग करके या ग्रोइंग मोर प्लांट्स। और उसके एक कट के अगर एक फॉरेस्ट कट रहा है तो उसकी जगह बहुत सारे आपको पेड़ भी उगाने हैं। वाटर इज अनदर सोर्सेस ऑफ सच एनर्जी। वाटर उनमें से एक दूसरा एनर्जी का भी एक स्रोत है। सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या ये इस आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस जो रिन्यूएबल सोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम द सन कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय डिवाइसेस। जो एनर्जी अपन सन से लेते हैं उसको हम डायरेक्टली डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर कुकर है, सोलर वाटर है, सोलर टाइमर है, सोलर वाटर हीटर है, एटसेट्रा। ठीक है, और है फिर मैन सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत लंबे समय से डिपेंड है बायोमास के ऊपर में। प्लांट मटेरियल है ना। वेजिटेशन कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एनर्जी, वेजिटेशन भी यूज हो सकता है। ह्यूमन एंड कैटल वेस्ट कैन बी यूज्ड एज अ बायोगैस। यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट like this make the environment neat and clean also. The scientists are making attempt to make such sources less expensive, ज़्यादा सा महंगा ना हो और उसके ब्राइट फ्यूचर हो हमारे देश पे, और जो कि उस सोर्स पे अपन डिपेंड हो सकते हैं। तो इन इंडिया लॉट ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग मेड, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, इस सब चीज़ों के लिए कोशिश की जा रही है ताकि उन सोर्सेज को टैप किया जा सके एनर्जी में। बट मच प्रोग्रेस इज स्टिल इन वेटिंग, बहुत ज़्यादा प्रगति अभी भी वेटिंग पर है। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था सोलर एनर्जी के ऊपर में। तो सिंस लॉन्ग द सन हैज बीन जनरेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत सारे ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जैसे हमें क्या क्या मिलता है, एक हीट मिलती है सूर्य से, क्या मिलता है हमको, एक तो गर्मी मिलती है, दूसरी प्रकाश मिलती है। तो पीपुल हैव मेड अटेम्प्ट्स टू टैप दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो मानव कल्याण के लिए, है ना। पीपुल ने क्या किया है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इट इज प्रेज्यूम्ड, देखा गया है कि वेरी सून, बहुत जल्दी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल बी एग्जॉस्टेड, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन सोर्सेस द एनर्जी ऑफ द सन, जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमेशा की तरह कई सालों तक रहेगा, मैनी मोर ईयर्स। इट मे लास्ट टिल इटर्निटी, वो मतलब दुनिया के अंत तक में वो रहेगा। तो देयर इज वन एडवांटेज ऑफ दिस सोर्स, उसमें एक एडवांटेज है कि इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। इन इट्स डायरेक्ट यूज, इसके डायरेक्ट यूज में एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन कैबिनेट, सोलर ड्रायर या सोलर वाटर हीटर या सोलर कुकर में हम इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वाइल इट्स इनडायरेक्ट यूज, इनके जो इनडायरेक्ट यूज हैं वो किस में है, एक हाइड्रो में है, वाटर में है, विंड में है, बायोमास है और टाइडल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। यह फैक्ट है, यह तथ्य है कि सन इज ए वेरी रिच एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिच है सोर्स ऑफ एनर्जी में। और मॉडर्न साइंटिस्ट कंटिन्यूसली लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं कि किस पे वर्क कर रहे हैं, मानव कल्याण के और उसके प्रगति के लिए काम कर रहे हैं आज के समय में। नाउअडेज इवन कार्स यूजिंग सोलर एनर्जी एज अ फ्यूल, आज के डेट में आप देखेंगे तो सोलर एनर्जी का भी कार, सोलर एनर्जी बेस्ड कार भी बन रही है ना, एज अ फ्यूल इन प्रोसेस ऑफ बीइंग मेड, फ्यूल के स्रोत के प्रोसेस पे भी वो बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका कुल मिलाकर के एक चैप्टर है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, जिसमें आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान देना है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा, हो सकता है आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोले या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूछ दें, तो उस समय आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि रिन्यूएबल है तो नॉन कन्वेंशनल रहेगा, नॉन रिन्यूएबल है तो रिन्यूएबल है तो नॉन कन्वेंशनल रहेगा, और अगर नॉन रिन्यूएबल है तो क्या रहेगा, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रहेगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, आपको क्वेश्चंस में भी आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इससे रिलेटेड हैं और ज़्यादा नंबर्स के भी आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस आपको उसमें दिए गए हैं।
आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें हैं। आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स दोनों मिलेंगे। आपको एक रजिस्टर, जैसा कि पहले से सर ने आपको बताया है कि आपको एक रजिस्टर बनानी है ना, छोटी सर तिवारी सर ने बताया है, उस अनुसार से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करिए। मैं आपको कभी भी इस चीज़ का मांग कर सकता हूँ कि आप अपने नोट्स एक PDF फॉर्मेट में आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।